Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Updated. Welcome back to my channel and yes, this is day 7 और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन रिक्रूटमेंट। ये है मेरा फेवरेट। यस, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, ये है रिक्रूटर वर्कशॉप और देख लेते हैं क्विक सा रीकैप। यस, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट आगे कर दें और वहां से देख लें। ओके, बट रीकैप इसलिए देख लें बिकॉज अगर आपने इसमें से कोई भी सेशन मिस किया है तो आप उसे अब देख सकते हैं। पिंड कमेंट से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एचआर रिक्रूटर की, राइट। सो सबसे पहले डे 1 में हमने चेक किया था कि इंट्रोडक्शन टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है, उसका प्रोसेस, रिक्रूटर कौन होते हैं, उनका रोल, एक्चुअली रिक्रूटमेंट करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस हमें आते हैं। डे 2 में हमने अंडरस्टैंड की थी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उन्हें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमने समझा था डिटेल में। डे 3 में हमने चेक किया था सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज, सोर्सिंग क्या होती है और कौन कौन से हमारे पास स्ट्रैटेजीज है जो हम यूज कर सकते हैं सोर्सिंग करने के लिए बहुत सारा डेटा। देन हमने देखा था डे 4 में कैंडिडेट स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। जब सोर्सिंग कर लिए, बहुत सारे रिज्यूमेज हैं हमारे पास, तो हम उसे स्क्रीन कैसे करेंगे, फाइनली दिस इज कैंडिडेट स्क्रीनिंग, और उसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे, राइट। डे 5 में हमने चेक करी इंटरव्यू टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज अगर मिस किया है तो जरूर देखें कौन कौन से इंटरव्यू टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ इंटरव्यूज हैं मेरे पास, एंड मैं कैसे यूज कर सकती हूँ इंटरव्यूज को हायर करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट। उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट सेशन देखा डे 6 में, और वो है बिल्डिंग अ एम्प्लॉयर ब्रांड। यस, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्विक रीकैप। ये डे 1 टू डे 6 आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये रिक्रूटर वर्कशॉप इंग्लिश में भी आ गई है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं चैनल से प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट इज आज हम देखने वाले हैं, यस क्या आज हम देखने वाले हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। उसके बाद हम देखेंगे कौन से टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं मिनिमाइज करने में बायस इन हायरिंग, और सोर्सिंग एंड सिलेक्शन करते वक्त कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं डाइवर्सिटी। ओके, सो चलिए क्विकली चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन रिक्रूटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, राइट। चलिए, सो इसमें हम क्या देख सकते हैं, ये है हमारी इनहैंस्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर हमें इनोवेशन चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए, हमें डिफरेंट चीजें चाहिए, तो यस हमें बहुत मल्टीपल टाइप के लोगों को हायर करना पड़ेगा। सो यही है इनहेंस्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सो वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, जो हमारी डाइवर्स टीम होगी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होंगे, वो क्या करते हैं, वो वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस और आइडियाज को ऐड करते हैं। एक फैमिली की बात करें, 5 जने होते हैं लेकिन सबका अपना अपना आउटपुट होता है। किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो सब अलग अलग तरीके से उसमें व्यूज देते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज पीपल हों, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हों, सबके अपने अपने आउटपुट होते हैं और बहुत बार बहुत ही फ्रूटफुल आउटपुट्स वहां से निकलते हैं, राइट। जो वो इनपुट्स देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, तो बहुत बार बच्चे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे देते हैं, राइट। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया फैमिली का, मैंने इसलिए रिलेट किया बिकॉज ये सबसे ईजी है कि हम समझ सकते हैं हमारी फैमिली में जैसे ऐसे होता है, वैसे अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो सब लोग को हमने हायर किया है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स देखकर, राइट। इस पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन सब अपने डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, राइट। सो क्या होगा, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज और एक्सपीरियंसेस होंगे एंड वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सो इससे क्या होगा, वेराइटी आएगी क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से कर सकते हैं उसे सॉल्व, ठीक है। सेम रिपीटेटिव कई बार नहीं होता कि हम सेम रिपीटेटिव तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और वो सॉल्व हो जाए। कई बार हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, राइट। तो यस, ये उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव कल्चर। देखिए, इंक्लूजन जो है ना, वो इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉयज जो है वो फील करें वैल्यूड, है ना, एनकरेज फील करें और वो कंट्रीब्यूट कर पाए, जो उनकी अपनी यूनिकनेस है उस चीज को वो कंट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन वो तभी करेंगे जब उन्हें वैल्यू दी जाएगी। अगर आप उन्हें ऐसे ट्रीट करोगे कि बस एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय हमने हायर तो किया हुआ, लेकिन यार ये ना वहाँ का है, ये ना उस कम्युनिटी का है, ये ना इस जेंडर से है,
ये ना इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये इशू है, तो खुल के जो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, अपना थॉट प्रोसेस है, वो कभी भी निकल के नहीं आएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे कभी भी जो कंप्लीट एक टीम का क्रिएटिव पोटेंशियल आना चाहिए निकल के, वो नहीं आएगा। और अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो यस, इट विल इनहांस टीम क्रिएटिव पोटेंशियल। ओके, सो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव कल्चर। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। मैं अक्सर बात करती हूँ एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिटेंशन की, बिकॉज ये की है हमारे इतने सारे झंझट का। मतलब अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड है और एंगेज्ड है, कमिटेड है, और तो वो अपने आप ही यहाँ पे रिटेन रहेगा, राइट। तो हमें वो जो रिक्रूटमेंट का ये कम्बर्सम प्रोसेस है, ये बार बार नहीं करना होगा हमारे साथ। तो एक एम्प्लॉय बहुत समय तक टिकेगा। बहुत समय तक जब एक एम्प्लॉय रहता है तो कंपनी के कल्चर, वैल्यूज, विजन, मिशन सब उसको पता होते हैं, राइट। यस, तो यही एम्प्लॉय हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे भी ले जा सकते हैं, एंड उनका भी अपना ग्रोथ होता है साथ साथ हमारे रहते हुए। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग अगर है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस बना रहे हैं जहाँ पे हम हर एम्प्लॉय को ये फील कराना चाहते हैं कि ये आपकी अपनी जगह है, आपका अपना डिपार्टमेंट है, आपका अपना काम है, और इसी से हमारा इंगेजमेंट इंक्रीज होता है। और जब एम्प्लॉय इंगेज्ड होता है तो डेफिनेटली लॉयल्टी आती है, एंड यस, टर्नओवर रेट्स नहीं जाते। बिलीव मी, सिर्फ मॉनेटरी चीजें हमेशा काम नहीं करती, नॉन मॉनेटरी चीजें भी बहुत काम करती हैं कि यार मुझे कितना वैल्यू किया जा रहा है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। देखिए क्या है, अगर एम्प्लॉय को ये लगता है कि यार यहाँ पर डाइवर्स तरीके के लोग हैं और सबको इक्वली आप ट्रीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जॉब का सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार चलो कम से कम मुझे ये कम्युनिटी, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इसके बेस पे तो नहीं निकाला जाएगा कभी भी, ठीक है। अगर मैं काम में सही नहीं हूँ या मैं कुछ काम में डिफॉल्ट करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से मुझे निकाला जाएगा। मतलब अगर कुछ नेगेटिव होता है तो सिर्फ काम की वजह से होगा, ये सारी चीजें नहीं आएंगी बीच में। तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगा, बिकॉज काम तो देखो सबको करना है। अगर काम आप अच्छा नहीं करोगे या काम में कुछ डिफॉल्ट करोगे तो यस, वो चीजें तो होंगी, तो वो सबके साथ होंगी, राइट। तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेगा कि ठीक है, काम मुझे अपना अच्छे से करना है और कोई इशू नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज बेटर मार्केट रीच एंड अंडरस्टैंडिंग। वेरी कॉमन, बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग कस्टमर बेस। मेरे पास बहुत अलग अलग जगह से डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से हैं, अलग अलग स्टेट से, चलिए मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स को समझिए, अलग अलग स्टेट से मेरे पास लोग हैं, तो मैं कस्टमर भी अलग अलग स्टेट से ले सकता हूँ। डाइवर्स कस्टमर बेस हो जाएगा मेरे पास, जिससे अगेन क्या होगा, हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो इंप्रूव होगी और सेटिस्फैक्शन भी। जैसे कि चलिए एग्जांपल आप बोलोगे कैसे होगा ये, तो ऐसे होगा कि मेरे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह से एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल में काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे मेरे पास साउथ से एम्प्लॉयज हैं, तो वो मुझे हेल्प करेंगे कि साउथ का भी कस्टमर बेस यहाँ पे आ जाए। क्यों? क्योंकि जो साउथ का कस्टमर है वो जब मुझसे इंटरेक्ट करेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, बात करेगा, तो मैं जो नॉर्थ वाला पर्सन है वो हो सकता है साउथ वाले पर्सन से उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो मेरा साउथ वाला बंदा है ना यार, वो लेके जरूर आ जाएगा वो कस्टमर। यस, वो बहुत आसानी से ले आएगा, बिकॉज उसको पता है कि उनसे कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे कन्विंस करना है, और उनकी चॉइसेस क्या है एक्चुअली, ठीक है। एक छोटी सी चीज है, कोई भी एक प्रोडक्ट है वो जैसे 5 कलर में आता है, तो 5 कलर, सारे 5 कलर एक कंपनी ने निकाले हैं, लेकिन क्या होता है कि हर कलर हर किसी को समझ नहीं आता। कोई कलर किसी को समझ आता है, कोई कलर किसी को समझ में आता है। ये बहुत बार ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी होता है कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, किसी में डार्क पसंद करते हैं। तो क्या होगा, जब भी मेरा एम्प्लॉय, जो मेरा साउथ वाला एम्प्लॉय है या मेरा नॉर्थ वाला एम्प्लॉय है, वो जब रिस्पेक्टिव कस्टमर्स से बात करेगा तो वो ट्राई करेगा कि जो उनकी चॉइसेस हैं वो उनको पहले आगे रखे, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी यस, ये बहुत कॉमन है कि हम रिसर्च कर लें और हम देख लें कि भाई वहाँ पे कौन से कस्टमर क्या चीज़ पसंद करते हैं, और फिर हमारा चाहे किसी भी रीजन का पर्सन है वो उन्हें कन्विंस कर ले। यस, दिस इज वेरी कॉमन, ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोचिए कि सेम ही टाइप के पर्सन होते हैं, जैसे साउथ का पर्सन साउथ से डील कर रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है। हम खुद भी जानते हैं कि हम कहीं जाते हैं और ऐसा होता है कि यार हमारे कोई विलेज से कोई मिल गया, या फिर होता है यार हमारी किसी सिटी से, हमारे स्कूल से कोई मिल गया, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, यार अरे ये तो वहीं का ही है, राइट, ठीक है। ये नॉर्मली कस्टमर्स में होता है, ठीक है। सो ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज कई लोग कहते हैं कि यार ये फंडे बेकार हैं, अगर एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का बंदा है तो वो किसी को भी कन्वर्ट कर लेगा। यस, आई अग्री कर लेगा,
लेकिन वो डिफरेंस आता है जब सेम टाइप का पर्सन होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी ही कम्युनिटी से बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले। ओके, चलिए थोड़ा जल्दी मार्केट इनसाइट्स क्या, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, यस डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो हमें पता है, जैसे मैंने कलर की बात करी वो ये चीज है यहाँ पे। कंपनी को भी हेल्प करेगा वो कि आप वही टाइप के प्रोडक्ट बनाओ भी और वही टाइप के प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाओ भी, राइट, उन्हें कन्विंस कर पाओ। तो जो उनकी कस्टमर नीड्स हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज एनहांस्ड कंपनी रेप्यूटेशन, ऑब्वियसली अट्रैक्टिंग टैलेंट, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब एम्प्लॉइज, जब कैंडिडेट्स बाहर से देखते हैं, टॉप टैलेंट बाहर से देखता है यार डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे बहुत फोकस है, तो वो उसके भी हाथ खुल जाते हैं टॉप टैलेंट के कि यार मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, किसी भी लोकेशन पे काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भी कस्टमर बेस बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है वहीं से चाहिए कस्टमर यहीं से ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एंड यस कैंडिडेट्स जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं वहां से भी कैंडिडेट अट्रैक्ट होते हैं, तो मेरे पास बहुत ही लार्जर पूल हो जाता है जो खुद से ही कहता है यार इस कंपनी में ना ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ भाई यहीं के ही लोग हायर होंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज यस हमारी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन हमारी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के वजह से अगर है, राइट, तो यस कंपनी की इमेज इंप्रूव होती है और इससे पता चलता है एक्चुअली कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी के प्रति, हम एथिकल हैं ना। उसी आप चाहे एज अ कंपनी कितना भी करो, हमेशा यही आता है यार कंपनी तो चलो अपने प्रॉफिट्स के लिए चल रही है, बट ये केस नहीं होता। कहीं ना कहीं हमें भी सोचना है कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि जो हमारी पूरी सोसाइटी है हम उन सब के बारे में सोचें। यस हम सबके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गई हमारी सिग्निफिकेंस। अब थोड़ा थोड़ा जल्दी चलते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि टूल्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मिनिमाइज करती हैं बायस हायरिंग में। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार इस बारे में बात करी है कि आप स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस तैयार करिए। स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए हर कैंडिडेट के लिए जो कि सेम रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेम रोल की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं और एक HR एग्जेक्टिव के लिए भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, प्रोफाइल डिफरेंट है तो ऑब्वियसली, लेकिन एक जैसे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे HR एग्जेक्टिव, सारे मार्केटिंग के बंदे, तो सबके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करिए। स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है, जिससे ये हो कि यस कैंडिडेट को हमने इवैल्यूएट किया है सेम क्राइटेरिया पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्कोरिंग सिस्टम जरूर बनाइए, इंप्लीमेंट करिए एक स्कोरिंग सिस्टम जिससे आप रेट कर सकें कैंडिडेट के रिस्पॉन्सेस को ऑब्जेक्टिवली। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव जो जजमेंट्स हैं वो मिनिमाइज होंगे और यस कंसिस्टेंसी इंश्योर होगी। ठीक है, आप कोई भी रेटिंग, कोई भी स्कोरिंग सिस्टम रख सकते हैं, हम 0 to 5 रख सकते हैं, 0 to 10 रख सकते हैं, ABCD रख सकते हैं, स्टार मेथड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, रेटिंग्स रख सकते हैं, स्टार रेटिंग्स रख सकते हैं। ओके, सो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी कंपनी पे। नेक्स्ट इज ब्लाइंड रिक्रूटमेंट। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ब्लाइंड रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये जो एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में बात हो रही है, हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रिमूव करें आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, जेंडर, एज एंड एड्रेस एप्लीकेशन से, और रेज्यूमेज इससे प्रिवेंट हो सकते हैं अनकॉन्शियस बायस ड्यूरिंग द इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस। मतलब क्या बात हो रही है, ये किस बारे में बात हो रही है, ये है बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग का जहाँ पे मैं स्किल टेस्ट ले रही हूँ, जहाँ पे स्किल टेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो, वैसे नॉर्मली यही होता है कि आपने अपनी नेम और सारी चीज़ें फिल्ड कर दी और उसके बाद ही आपके पास वो स्किल टेस्ट आया। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बायसनेस हो रही है तो आप यहाँ ये कर सकते हो, आपने जो जॉब पोस्टिंग डाली है उसके साथ जो फॉर्म फिल करा है, स्किल टेस्ट का आप जो फॉर्म फिल कराना चाह रहे हो कैंडिडेट से, वो सबसे पहले कराइए। ठीक है, और जब वो स्किल टेस्ट में पास हो जाए तभी वो अपना नेम, जेंडर एंड सारी चीज़ें डालें, सारी डिटेल्स डालें। इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है बायसनेस का कि अगर ये जेंडर हो तो ये आगे बढ़ी ना पाए, अगर ये कास्ट हो तो बढ़ी ना पाए, ये कम्युनिटी से हो, ये रिलीजन से हो तो आगे बढ़ी नहीं पाए, तो वो फेल हो जाएगा, वो बायसनेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक स्किल टेस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं कि ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें वो क्रॉस कर ले, उसके बाद आप वो वाली डिटेल्स ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बायसनेस है
ऑल्दो हमेशा यही होता है कि पहले अपनी फील्ड्स फिल करनी होती हैं और उसके बाद ही स्किल टेस्ट होता है। सो ये आप ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। यस, अगेन आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा, बट यस आप इसे सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। फोकस ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, एम्फेसाइज करें वही कैंडिडेट की स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, क्वालिफिकेशंस पे इवैल्यूएशन प्रोसेस में। नाउ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते वक्त मैं ऑलरेडी सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज ये पूरा एक पॉइंट आता है तो वो नेचुरली निकल जाता है। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट बायस ट्रेनिंग। अगेन अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना यार, उनकी भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इवन हायरिंग मैनेजर की भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैनेजर की भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मैनेजरियल लेवल पे चाहे ट्रेनिंग ना बोले, लेकिन हाँ एक जनरल गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस किस लिए होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए कि हमें अवेयरनेस हो कि हम इम्प्लिसिट बायसेस ना करें, हमारे जो हायरिंग डिसीजंस हैं वो बायस नहीं होने चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए इससे। ठीक है, ये तभी होगा जब हम पहले से गाइडलाइंस देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ऑन गोइंग एजुकेशन, देखिए इसका मतलब क्या है? ऑन गोइंग का क्या मतलब है? ऑन गोइंग का मतलब है कि या तो बिफोर एवरी इंटरव्यू, या फिर आपका 3 महीने का रिक्रूटमेंट का प्लान है, 6 महीने का रिक्रूटमेंट का प्लान है, तो उससे पहले ये ऑन गोइंग चलनी चाहिए, कंटिन्यूस चलनी चाहिए। आप बार बार इस चीज को बताते रहें कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को पता चले यार हम कहाँ बायसनेस कर रहे हैं, वो खुद से रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है, खुद से चीजों को ठीक कर पाए कि यार नहीं, इस रिक्रूटमेंट में अगर मैंने ये चीज की थी तो नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हम टाइमली अवेयर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइवर्स हायरिंग पैनल्स। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगेन मैंने कहा कि जैसे मैनेजर्स, इंटरव्यूअर्स, एचआरस, इनको भी जरूरत है कि ये भी समझे, इन्हें भी बताया जाए कि आप बायसनेस कर रहे हो तो ना करें, और ये बायसनेस है। वही बात है यहाँ पे कि आप जो पैनल बना रहे हो, पैनल का जो कंपोजिशन बना रहे हो, वो जो है वो डाइवर्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना हो अलग अलग टाइप के लोग हों। मतलब आपने क्या करा, सारी फीमेल्स बिठा दी, आपने क्या करा, सारे मेल्स बिठा दिए, आपने क्या करा, 2 मेल्स बिठा दिए, एक फीमेल बिठा दी। इस तरीके से ना करें। स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजन बेस्ड कैटेगराइज ना करें। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल की बात कर रही हूँ तो टेक्निकल में कौन कौन मेरे यहाँ स्ट्रांग है, मेरा सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम हर लेवल पे जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें हम डाइवर्स लोगों को हायर कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी खत्म होती जाएगी कि एक ही कम्युनिटी से आ रहे हैं, एक ही जेंडर से आ रहे हैं, सारे एक ही रिलीजन से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वाले लोगों को मैंने इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी डाला है, और जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा बायसनेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वही मल्टीपल इवैल्यूएटर्स जरूरी हैं, जिससे कि वो कैंडिडेट को इवैल्यूएट करें, असेस करें, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड ऑल दोस टेस्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर मल्टीपल इवैल्यूएटर्स होंगे तो यस एक बैलेंस होगा कि बायसनेस नहीं होगी। अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग हैं तो यस वो ऑब्वियसली ये ज़रूर होगा कि वो हर कैंडिडेट में जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो चेक करेंगे, तो हमें एक मल्टीपल कैंडिडेट मिल जाएगा उस पोजीशन के लिए, बायसनेस नहीं हो। मल्टीपल कैंडिडेट का मतलब यहाँ पर ये है कि मीन्स मल्टीपल क्वालिटीज़ वाला कैंडिडेट। ठीक है, जैसे कि हम स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन इन सब की बात कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट हमें वहाँ से मिल जाएगा और बायसनेस नहीं होगी। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। ये भी बहुत हमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एआई पावर टूल्स हैं, यहाँ पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स को स्क्रीन करने के लिए कैंडिडेट्स ऑब्जेक्टिवली, जो कि मेरा क्राइटेरिया है, मैंने जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया किया हुआ है उसके बेसिस पे मैं इसको यहाँ पे फिल्टर कर सकती हूँ। तो ये इंश्योर करें कि ये जो टूल्स हैं ये ऐसे आप डिजाइन करो जो मिनिमाइज करे बायस इन देयर एल्गोरिथम्स। नाउ एआई भी क्या है, अगर आप देखो कि मैं एआई का यूज कर रही हूँ, या मैं जैसे अपनी कंपनी में मैंने किसी सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर को लगाया है, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करी है, ठीक है, उसके बेसिस पे ही तो वो आपको फिल्टर करके दे रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो बायस नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आपने वो ही बायस डाल दी तो फिल्टर होके जो मेरे पास डेटा आएगा वो भी तो बायस ही आएगा यार। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम मिनिमाइज कर पाए इसे। तो जो एल्गोरिथम्स हैं, जो हमने फिल्टर्स एक्चुअली डाले, एल्गोरिथम्स आप थोड़ा सा साइड करो, चलो
अगर थोड़ा टफ लग रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप जो फीड कर रहे हो सॉफ्टवेयर में कि मुझे ये कैंडिडेट चाहिए, उसमें आपने इस टाइप के फिल्टर्स लगाए कि भैया एक ही कम्युनिटी से आए, एक ही टाइप का जेंडर आए, एक ही रिलीजन से आए, ठीक है, तो वहाँ फिर गड़बड़ है ना, वो आपको नहीं डालना है। नेक्स्ट इज यस असेसमेंट टूल्स, अगेन वही इंप्लीमेंट करें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टूल्स, जैसे कि यस हमने बात की इंटरव्यू टेक्निक्स में भी कि स्किल टेस्ट है, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, जिससे कैंडिडेट्स उनकी कैपेबिलिटीज पे सिलेक्ट हो पाए, इवैल्यूएट हो पाए, रादर देन सब्जेक्टिव इंप्रेशंस पे, ठीक है। सो यस दिस वाज टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज जो हेल्प कर सकते हैं हमें मिनिमाइज करने में क्या, बायसनेस इन हायरिंग। अब देखते हैं हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को सोर्सिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, आई थिंक 20 मिनट्स क्रॉस हो रहे हैं, तो आई थिंक आप सेशंस देख रहे होंगे पूरे पूरे, प्लीज इन सेशंस को जरूर देखें, ये मटेरियल आपको ऐसे कहीं मिलेगा नहीं, अगर आपको कहीं लिखा हुआ भी मिलेगा तो ये जो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ये नहीं समझ आएंगे। एटलीस्ट मुझे बताएं भी कि आपके सेशंस देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, यहाँ तक आए हैं नहीं आए हैं, आई डोंट नो आप पूरे सेशंस देख रहे हो या नहीं। चलिए, तो प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम डाइवर्सिटी, सबसे पहले डाइवर्स करें सोर्सिंग चैनल्स, क्या एक्सपेंड करें अपने सोर्सिंग चैनल्स को, वैरायटी ऑफ सोर्सिंग चैनल्स यूज करें डाइवर्स कैंडिडेट्स तक पहुंचने के लिए, एक ही तरीका यूज ना करें, ठीक है। स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स में जाके आप पोस्ट करें, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे जॉब पोर्टल्स ईस्ट में यूज होते हैं, वेस्ट में यूज होते हैं, साउथ में यूज होते हैं, नॉर्थ में यूज होते हैं, तो उन सभी जॉब पोर्टल्स को यूज करें, खाली वही नहीं जो कि मेरे पास सिर्फ एक दो जगह से ही सीवीज आ जाते हैं, नहीं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे सोर्स आप कीजिए। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप्स, देखिए पार्टनर करें विद ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो फोकस करते हैं, जो कि ऐसे ग्रुप हैं, पीछे पिछड़े हुए ग्रुप हैं। बहुत बार हम क्या देखते हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से टाई अप करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कॉलेज है तो वहीं पे ही अच्छे बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्मॉल सिटीज या स्मॉल जगहों से आ रहे हैं, विलेजेस से इनफैक्ट आ रहे हैं, अच्छे स्कोरर्स हैं, दे हैव गुड थॉट प्रोसेस, लेकिन क्योंकि वो एक सर्टेन जगह से हैं तो वो कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पे एक्चुअली एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं जो वो हाईलाइट हों, तो हमें वही देखना है कि डाइवर्स जगह से हम टाई अप्स करें, डाइवर्स जगह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम टाई अप करें, जिससे कि बहुत सारा टैलेंट बाहर निकल के आए। आप खुद भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत समय से मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ही छोटी जगह से स्टार्ट किया, अचानक से उन्हें फेम मिलता है, सब कहते हैं यार अचानक से, नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बस वो एक लाइमलाइट की देरी होती है, वो एक लाइट नहीं पड़ रही होती है उनके ऊपर, टैलेंट बहुत होता है, राइट। सो मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ, वो हमारे हाथ में है काफ़ी कुछ कि हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज देखिए इंक्लूसिव जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में भी मैं कई बार बात करती हूँ, लैंग्वेज एंड टोन, यस इंक्लूसिव लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे अट्रैक्ट करे डाइवर्स रेंज ऑफ कैंडिडेट्स हो। अगर मैंने जैसे जेंडर बेस्ड टर्म्स यूज कर दिए हैं, जार्गन्स यूज कर दिए, तो क्या होगा, डिस्करेज हो जाएगा सर्टेन ग्रुप फ्रॉम अप्लाइंग। यहाँ पे मैं अक्सर एग्जाम्पल देती हूँ कि हम अक्सर कहते हैं रिसेप्शन पे फीमेल्स ही अच्छी लगती, मेल्स नहीं लगते, अपार्ट फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, राइट, होटल इंडस्ट्री में अक्सर होता है, लेकिन और कोई भी इंडस्ट्री है और कोई भी जनरल ऑफिस है या कंपनी है तो हम कहते हैं यार नहीं, एक रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए, बहुत स्मार्ट सी बैठी हुई। सो दिस शुड नॉट बी द वे। आप ऐसे सिर्फ मेल और फीमेल को कैटेगराइज नहीं कर सकते। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आई हैव सीन जेंडर कोई भी हो, आई हैव सीन कि उन्होंने स्पेशली शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे हैं या अपने आप को इस तरह से ग्रूम किया हुआ है कि दे आर सुटेबल फॉर दैट इंफॉर्मेशन काउंटर और रिसेप्शन एरिया, तो वो चाहे कोई भी जेंडर हो, तो उस चीज़ को हटाएं। और ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, यस बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल हैं जहाँ पे सेफ्टी के वजह से और कंडीशंस के वजह से हम फीमेल्स को कंसिडर नहीं करते हैं, तो यस दैट इज डिफरेंट, लेकिन जहाँ तक हो आप इसका ध्यान रखें कि जेंडर न्यूट्रल हो। ओके, नेक्स्ट इज क्लियर क्राइटेरिया। देखिए यस क्लियरली आउटलाइन होना चाहिए कि कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, एंड यस अवॉइड करें अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जिससे पोटेंशियल कैंडिडेट्स एक्सक्लूड हो जाए, तो क्राइटेरिया प्रॉपर्ली मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज डाइवर्स टैलेंट पाइपलाइंस। अगेन जैसे मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करी तो यहाँ पे इंटर्नशिप्स हैं और अप्रेंटिसशिप्स हैं, ये आप क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे टारगेट कर सकते हैं उन ग्रुप्स की तरफ
जिससे हमारी डाइवर्स टैलेंट पाइपलाइन बिल्ड हो सकती है। इंटर्नशिप्स में हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं जिन्हें हम बाद में एज एम्प्लॉई हायर कर सकते हैं। यस, इंटर्नशिप में बहुत बार आपको ऐसा पता चलेगा। डोंट थिंक इंटर्न सिर्फ मजे करने आते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड पीपल जो कि हमने इंटर्नशिप से सिलेक्ट करे हैं। बहुत ही अच्छे सीरियस कैंडिडेट्स आपको वहां से मिल सकते हैं, बहुत ही डाइवर्स जगहों से कैंडिडेट्स मिल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे एम्प्लॉइज प्रूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यस, डेवलप करें प्रोग्राम्स नर्चर करने के लिए और डाइवर्स टैलेंट को हायर करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे आप मेंटरिंग, ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स सब प्लान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बायस फ्री सिलेक्शन प्रोसेस। अब क्योंकि हम सिलेक्शन पे पढ़ रहे हैं तो यस, कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन इंश्योर करें। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऐसा ही सब्जेक्टिव नहीं कि यार ऐसा था वैसा था तो मैंने इसे खत्म कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मेरे पास मेंशन है। यूज करें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टूल्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। ठीक है, उनके बेसिस पे ही आपको करना है। ऐसे ही कोई भी इंटरव्यू नहीं कह सकता कि यार चलो मुझे ये पसंद नहीं आया, यार मुझे समझ नहीं आई, क्यों नहीं आई, अरे यार ये वहां से है, ऐसे नहीं कह सकते आप। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म देखिए, इंप्लीमेंट करें फीडबैक मैकेनिज्म जिससे कंटिन्यूसली आप इंप्रूव कर सकें। ये मैं हर पॉइंट में लिखती हूँ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और फीडबैक ये असेंस है कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, सो कलेक्ट करें फीडबैक कैंडिडेट से, हायरिंग मैनेजर से, जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाए, एड्रेस कर पाए कोई बैरियर्स हैं, कोई बायसनेस है। इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है, बात करते रहेंगे तभी ये चीजें पता चलेंगी। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है ये? यस, ट्रैक करें मैट्रिक्स, ट्रैक करें डाइवर्सिटी मैट्रिक्स हर स्टेज पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, जिससे कि मुझे पता चले यार मुझे कहाँ पे इंप्रूव करना है। ठीक है, एनालाइज करें डेटा ऑन डाइवर्सिटी ऑफ द कैंडिडेट पूल हर इंटरव्यू स्टेज पे, फाइनल हायर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेट गोल्स। सेट करें स्पेसिफिक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन गोल्स रिक्रूटमेंट के लिए। अब खाली क्या मैं गोल्स बना के छोड़ दूं? नहीं, रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स को अकाउंटेबल करें कि ये आपको गोल्स अचीव करने हैं। कैसे पता चलेगा? रेगुलर रिव्यूज करने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्या सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सेट करने गोल जरूरी हैं, बताना जरूरी है। एंड यस, ये चीजें तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो चलिए, आई थिंक आप ये बहुत अंडरस्टैंड किया होगा। डिटेल में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं इसमें, और डिटेल सेशंस बहुत सारे हैं। प्लीज पिन कमेंट से बहुत सारे सेशंस हैं, उनको चेक कर लें। एंड यस, अगर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम खुद से समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की, और हम वो टूल्स और स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं जो कि हम सोच रहे हैं कि यार इससे मिनिमाइज हो जाएगी बायसनेस। जो हमने टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी, हम प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी को थ्रू आउट सोर्सिंग और सिलेक्शन प्रोसेस। तो यस, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकती हैं एक अच्छा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल वर्क प्लेस। यस, ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आप ये करोगे तो कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और एक पॉजिटिव और डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फाइन, so I hope so this was helpful, and if it's helpful please do let me know in the comment section. And yes, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहें एंड क्वेरीज डालते रहें। नेक्स्ट डे 8 में हम डिस्कस करेंगे ऑफर नेगोशिएशन एंड ऑनबोर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, मिस मत कीजिएगा, प्लीज जरूर रहिएगा यहाँ पर। राइट, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।